नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अब इस पाठ में हम लोग वन और वन के बचाव के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब जल एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसका कैसे उपयोग करना है, इसको किस तरह से बचाना है और इसकी कमी से क्या क्या दिक्कत आ सकता है उसका अध्ययन करेंगे। तो सभी के लिए जल, यानी कि जल सभी के लिए अनिवार्य है। तो जल की जो कमी है, ठीक है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में, अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में अधिक घनिष्ठ अनुबंध है। मतलब वैसा क्षेत्र जहां जल की कमी होती है और जहां अत्यधिक निर्धनता होती है, ये दोनों में घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जहां जल की कमी है वहां अधिक निर्धनता है, वहां के लोग ज्यादा गरीब हैं, वहां उनका जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है। अब जो भारत में जो जल है वो स्रोत क्या है? तो वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता को पूर्ण सत्य सामने नहीं आता। यानी कि वर्षा के कारण कितना बारिश हो रही है और उसके कारण कितना जल उपलब्ध है, ये इसका पूरा बात पता नहीं चलता है। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है, यानी जल है वो हमें मानसून से मिलता है क्योंकि वर्षा मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो जो भारत में जो जल मिलता है वो किस पे निर्भर है? मानसून पे निर्भर करता है। और मानसून कितने महीने रहता है? साल में 2 महीने 3 महीने, बहुत हुआ तो 4 महीने रहता है। तो वर्षा का जल कितने महीने तक रहेगा? वर्षा जो होगी 3-4 महीने होगी, साल के 3 या 4 महीने तक ही सीमित रहती है। तो जो भारत में जो 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 जल है, जो जल का जो स्रोत है वो बारिश है, और वर्षा है वो साल के कुछ महीनों तक ही सीमित है। प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफी कमी आई है। मानसून के बाद भी जो चूंकि हमारा जो वनस्पति है, जो जंगल है वो काफी कमते जा रहा है, उस मतलब वन है वो कमते जा रहा है। तो इसके कारण जो हमारा जो भूजल है, यानी कि जो जमीन में जल है, उसका जो जल स्तर है, यानी कि जो हमारा जल स्तर है, जमीन का जो जल स्तर है जिसको हम लोग भूजल स्तर बोलते हैं, उसमें काफी कमी आई है क्योंकि वन नहीं है। ठीक है, फसलों के लिए फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक व नगरों से कूड़ा कचरों ने जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि जो भारत में है, जो जल का मुख्य स्रोत मानसून है, और मानसून साल के 2-4 महीने ही रहता है। क्योंकि हम लोग वन की निरंतर कटाई कर रहे हैं, वन का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल जिसमें हमारे पास वन है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो भूजल स्तर है वो कम गया है। इसके अलावा चूंकि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसके लिए अधिक फसल चाहिए, अधिक फसल उगाने के लिए अधिक जल की मात्रा चाहिए। फिर बहुत सारे उद्योग हैं जो अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो जल के स्रोत में डालते हैं। आपने नदी को नाले में बदलते देखा होगा। जैसे हम लोगों ने गंगा के बारे में अध्ययन किया, गंगा नदी इतनी पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन ये नाले की तरह तब्दील कर दी गई लोगों के द्वारा, यहाँ लोगों के द्वारा। तो उद्योग, और इसमें उद्योग का भी काफी बड़ा भूमिका है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो भी रासायनिक कचरा है जो कारखानों से निकला है वो क्या किया, वो लोग नदी में डालना प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जल है प्रदूषित कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, जो जल की जो समस्या है वो और अधिक जटिल हो गई है। एक तो जल कम है और उसके ऊपर हम लोग पानी जो जल है उसका सही तरह से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। बांध
जलाशय व नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पुराने समय से किया जाता रहा है। यानी कि जो बांध है, जलाशय है या नहर है, इसका उपयोग भारत में बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही हम लोग सिंचाई के लिए, खेती के में सिंचाई के लिए करते आ रहे हैं। पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। अभी जो कृषि जो जल है, जल की समस्या है, उसका एक रीजन तो हमें पता चला कि हम लोग है जल का दोहन ज्यादा कर रहे हैं, नदी में कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। अब जो सिंचाई के लिए जल है, जिस पे हम लोग आश्रित होते हैं, वो होता है बांध, होता है जलाशय, होता है नहर, होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग कृषि के सिंचाई के मतलब कृषि में सिंचाई के लिए करते हैं और अपनी जरूरत को पूरा के लिए करते हैं, जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। तो पहले जो ये सब जलाशय थे, जो बांध थे, जो नहर थे, इसका प्रयोग स्थानीय लोग द्वारा किया जाता था। तो स्थानीय लोग क्या करते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि इसका सही प्रबंधन हो, कि सभी को इसका फायदा मिले। जो उस स्थान विशेष में सभी लोग जो कृषि कर रहे हैं, उसका उसका फायदा उठा पाए, अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी करें और इस तरह से पूरी करें कि जो जल है पूरे वर्ष तक उपलब्ध रहे। इस भंडारित यानी कि इसमें जो जमा जल है, उसका नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था तथा जल की उपलब्धता, दशकों एवं सदियों के अनुभव पे आधार पे इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, इसका सही तरह से प्रबंधन करते थे। इस तरह से प्रबंधन करते थे कि उनकी जरूरत भी पूरी हो जाती थी और सालों भर उनके पास जल हुआ करता था। ठीक है। और जो भी सिंचाई के जो ये सब साधन है, बांध, जलाशय, नहर, इसका भी प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जब स्थानीय लोगों से जब ये प्रबंधन छीन लिया गया उनसे, जब उनके हाथ से ये प्रबंधन किसी और के हाथ में प्रबंधन चला गया, तो क्या फर्क पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, ठीक है, ये है एक उदाहरण जब स्थानीय लोग प्रबंधन करते थे तब का। लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ था। ठीक है, 400 साल पहले, अभी नहीं, 400 साल पहले, आज से 400 साल पहले ही वहां नहर सिंचाई का स्थानीय प्रणाली विकसित हुआ था। इन्हें कुलह कहा जाता था। ठीक है, झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता था। कुल्लू में क्या करता था, जो झरना से जो जल हो रहा था, उससे मानव मानव द्वारा छोटी छोटी नालियों में तब्दील करके गांव के निचले गांव तक ले जाता था। इन कुल्लू से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांव की सहमति से किया जाता था। यानी कि ये जो जल होता था, इसका प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांव के सहमति से किया जाता था, गांव के सभी लोग के सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था। अभी क्या है कि जल जिसके पास है, वो पहले जिसके नजदीक में जल है, वो सबसे ज्यादा जल का उपयोग करता है उसको वो। लेकिन ये जो कुल्लू का सिस्टम था, जो हिमाचल प्रदेश में मात्र एक उदाहरण है, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में एक कुल्लू का सिस्टम था। इसमें जो कृषि के लिए जो जल था, जो कृषि के मौसम में जो जल दिया जाता था, तो जो सबसे दूर वाले गांव हैं उनको पहले जल दिया जाता था। फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस गांव का जल का उपयोग करते थे और धीरे धीरे उस तरह से उसी क्रम से बढ़ता था कि सबसे पहले नीचे वाला, उसके बाद उससे ऊपर वाला, उसके बाद उसके ऊपर वाला, इस तरह से सबसे आखिरी में उसको मिलता था जो जल के स्रोत के सबसे नजदीक है। कुल्लू की जो देख रेख एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे। इनकी देख रेख और इनका प्रबंधन के लिए
2-3 लोग रखे जाते थे जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे। ठीक है, यानी गांव वाले स्थानीय जगह से ही इनको वेतन देते थे, इन्हें पैसा देते थे कि कूलर का ये लोग रख रखाव करें। सिंचाई के अतिरिक्त इन कूलर से जल का भूमि में अंतःस्रवण भी होता था। ठीक है, जो जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता था। सरकार द्वारा इन कूलर के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए। यानी सरकार क्या की, पहले इसमें भी वही चीज है कि पहले अंग्रेजी हुकूमत या जो अंग्रेजों के शासन में इनका अधिग्रहण किया गया, आधिपत्य लिया गया। उसके बाद स्थानीय लोगों को इनके आधिपत्य से दूर कर दिया गया। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने इसका अधिग्रहण तो किया, लेकिन उसमें स्थानीय लोग की जो समझ थी, स्थानीय लोग का जो ज्ञान था, स्थानीय लोग का जो अनुभव था कि इन सब चीजों को कैसे प्रबंधित करना है, उसका उपयोग नहीं किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब सरकार द्वारा इन कूलर के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए तथा जल वितरण की आपस की भागीदारी पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो पहले क्या होता था कि जल वितरण के लिए लोग, जो जनता है, वो वहां के स्थानीय लोग हैं, उसमें आपस में भागीदारी होती थी, सभी को जल मिलता था, पूरे वर्ष जल रहता था। कृषि के लिए भी जल उपयोग था और दैनिक कार्य के लिए भी जल पर्याप्त था। लेकिन सरकार के पास जैसे जैसे ये सब चीज गया, ये सब खत्म होता गया, निष्क्रिय होता गया और स्थानीय लोगों की भागीदारी खत्म हो गई। अब है बांध। तो हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? प्रश्न है कि हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। जो कोई भी बड़ा बांध है उसमें पर्याप्त मात्रा में जल जल को संग्रहित कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं, वस्तु विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि बांध जो है, इससे बांध में हम लोग बहुत अधिक मात्रा में जल संग्रहण कर सकते हैं। इसका उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं करेंगे, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी करेंगे। बांध से बिजली उत्पन्न करते हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इससे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचती है। तो जो बांध से जो नहर निकलती है वो जल की मात्रा को बहुत दूर दूर के क्षेत्रों तक ले जाती है। अब उदाहरण है हमारे पास, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई। ठीक है, राजस्थान काफी सूखा जगह है, वहाँ बारिश कम होती है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर है वहाँ पे, जिससे राजस्थान के बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नहर है जो किसी बांध से जुड़ा हुआ है और ये दूर 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 तक क्या कर सकता है, पानी पहुंचा सकता है। परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत लोग वंचित रह गए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि बांध तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रबंधन है वो सही नहीं है। इसके प्रबंधन का लाभ कुछ वर्चस्व वाले लोग, कुछ अमीर लोगों को मिल रहा है, और जो बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं और समाज के अनेक वर्ग हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक संसाधन पे सभी वर्गों का समान अधिकार है और सभी को समान लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में जो वर्चस्व वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको इसका ज्यादा लाभ मिल रहा है, और जो अन्य जरूरतमंद लोग हैं, समाज के अनेक वर्ग के लोग हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाला व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि जल का वितरण समान नहीं है, तो जो जल के जो नजदीक रहने वाला व्यक्ति है, जो गांव है, जो स्थानीय लोग है, जो जल के नजदीक रह रहा है, वो क्या करता है कि वो वैसा फसल उगाता है जिसमें जल की खपत अधिक है। जैसे गन्ना में बहुत जल चाहिए, धान
यानी चावल की खेती में, धान की खेती में बहुत अधिक जल चाहिए, तो वो लोग ऐसा भी उगाता है जिसमें बहुत ज्यादा जल चाहिए। लेकिन जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति को इतना जल मिल रहा है कि वो कुछ कुछ भी कर रहा है, जैसे जिस तरह का फसल उगाना चाह रहा है उगा रहा है, जैसे ही उपयोग करना चाह रहा है जल का, दोहन करना चाह रहा है तो दोहन के लिए जल है। लेकिन जो दूर व्यक्ति है उसको जल मिल नहीं पाता है। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष होता है जब उन व्यक्तियों को, जिन्हें बांध व नहर बनाते समय विस्थापित किया गया। अब बांध का जो नुकसान है वो क्या है कि बहुत, जब बांध बनता है तो बहुत सारे व्यक्ति को उस जगह से विस्थापित किया जाता है। तो जिन लोगों को विस्थापित किया जाता है और उस जगह से, उनके जमीन से विस्थापित किया गया और उन्हें उस बांध बनने का जो फायदा नहीं मिले, उन्हें उस बांध का जल नहीं मिले, तो उनका जो दुख है, वो दुख है, असंतोष है, और भी बढ़ जाएगा। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है, ठीक है। फिर उसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, जिसमें लोग है नर्मदा नदी पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। अब लोग बड़े बांध का विरोध करते क्यों है, ठीक है। तो बड़े बांध के विरोध की 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से आती है। बहुत सारा कारण है बड़े बांध के विरोध का कारण, लेकिन 3 समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से है। पहली है सामाजिक समस्याएं, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है, ठीक है। जब बांध बनता है, किसी क्षेत्र में बांध बनता है, तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सामाजिक समस्या। इसमें क्या होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो किसान है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी है, उसी को हम लोग आदिवासी कहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वो कई समय से, कई सालों से रह रहे हैं, वो आदिवासी होते हैं। उनको क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि बांध बनाना है तो एक बड़ा सा भूभाग, जमीन का भूभाग को खाली कराया जाता है, और इनका होता है मुआवजा भी नहीं मिलता। इन्हें जो लाभ मिलना चाहिए, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जमीन गया, इनका घर गया, इनका निवास गया, सब कुछ छिन गया, इनकी खेती छिन गई, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी है आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उसके अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। अब जो बांध बनता है, इसमें जनता है, उसमें उसका बहुत धन व्यय होता है। सरकार पैसा कहाँ से लाती है, जनता से लाती है। तो जो जनता का है बहुत पैसा लगता है, लेकिन इसका जो लाभ है जनता को उतना मिलता नहीं है, ठीक है। यह है बांध बनाने की आर्थिक समस्या। और तीसरा है पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। अगर हम लोग बांध बनाएंगे तो क्या होगा, हमें बड़ा भूभाग चाहिए, तो हम लोग तो वहां के रहने वाले किसान आदिवासी को तो खाली करा लेंगे, लेकिन वहां पे जो पेड़ पौधा है उसको भी, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, उसको वो भी नष्ट हो जाएगा। उसको भी नष्ट करना होगा, तभी तो पानी जमा होगा, पानी जमा होगा वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, जैव विविधता की क्षति होती है। तो इन सब कारणों से लोग बांध बनाने का विरोध करते हैं। विकास की विभिन्न परियोजनाओं में स्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। जो विकास की बहुत सारी परियोजना है, इसमें जो विस्थापित होने वाले लोग हैं अधिकतर गरीब होते हैं, आदिवासी होते हैं, और जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है तथा उन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती है। यानी कि विकास के लिए तो बहुत सारा परियोजना है कि ऐसा करेंगे तो बांध बनेगा, वैसा करेंगे तो ये, इससे ये चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा, लेकिन इससे जो विस्थापित होने वाला जो गरीब लोग है, जो स्थानीय लोग है, जो आदिवासी लोग है, इनको अपने घर, आवास, जमीन, जंगल से तो हाथ धोना पड़ता है, उसके अलावा इनको सही समय पे मुआवजा नहीं मिलता है। 1970 में बने तवा बांध, यानी कि 1970 में एक बांध बना था तवा बांध के विस्थापितों को अभी भी वो लाभ नहीं मिल सका जिनका उनसे वायदा किया गया था। उनसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं बांध बनाने के पहले कि आपको ये
सुविधा दी जाएगी, आपको इतना मुआवजा मिलेगा, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता, उन्हें सही तरीके से उनको आवास नहीं दिया जाता है। तो ये सब दिक्कत है बांध बनाने के। जल संग्रहण, ठीक है, तो जल संग्रहण पे अब हम लोग बात करते हैं। तो जो जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि व जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास है। यानी जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि, यानी कि जो भूमिगत जल है, जिसका जल जो भूजल स्तर है जो हमारा कम रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य है भूमि व जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। ठीक है, तो जल का संग्रहण और का उपयोग इस तरह से करना है कि जो हमारा भूमि और प्राथमिक स्रोत का विकास हो, जो जल का स्रोत है उसका विकास हो, और जो अन्य संसाधन है जैसे पौधे और जंतु है उसका 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 भी प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि जो पारिस्थितिक असंतुलन है वो पैदा ना हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, वरन सूखे व बाढ़ को भी शांत करता है। अगर हम लोग जल का सही से प्रबंधन करें, जल का सही से संग्रहण करें, तो यह वहां के लोगों का सिर्फ आय नहीं बढ़ाता है, इसके अलावा ये क्या करता है, जो सूखा है, हम लोग सुनते आते हैं कि किसी क्षेत्र में, भारत के किसी राज्य में सूखा पड़ गया, किसी राज्य में बाढ़ पड़ गया, तो अगर जल का सही प्रबंधन, सही संग्रहण होगा, तो इससे क्या होगा, कृषि अच्छी से होगी तो आय बढ़ेगा वहां के लोगों का। ठीक है, इसके अलावा सूखा और बाढ़ भी कम आएगा, यानी कि कोई राज्य सूखे के चपेट में कम आएगा अगर जल का सही प्रबंधन और संग्रहण होगा, और कोई राज्य बाढ़ के चपेट में भी कम आएगा। तथा निचली बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है। ठीक है, बहुत सारे जो संगठन है वो प्राचीन कालीन, यानी कि जो प्राचीन समय में, जो पूर्वज के समय में जो जल संरक्षण प्रणाली थी, जिससे पूरे साल जल रहता था और सभी को कृषि के लिए भी जल मिलता था, दैनिक उपयोग के लिए भी जल मिलता था, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अनेक संगठन प्राचीन कालीन जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं, जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि जो हमारी प्राचीन कालीन जो जल संरक्षण प्रणाली थी, अगर हम लोग उसको पुनर्जीवित कर लिए, उसको उस तरीके से उपयोग करें जिस तरीके से हमारे पूर्वज उपयोग करते थे, तो जो बांध जैसी जो बड़ी परियोजना है जिससे हमें बहुत तरह का नुकसान है, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास